खबरें में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियां शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। मगर मैं कुछ खबरें गोश गुजार कर दूं जिस पे हम रहनुमाई हासिल करने की जनरल साहब से कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स जहां पे पिच ले गया है मोदी, वो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो करने की हमाकत कर सकता है? साथ साथ हमारे पास क्या है, राफेल और जो S-400 उसके पास मिसाइल सिस्टम है रशियन, उसका क्या तोड़ हमारे पास मौजूद है? इसके साथ ही मियां साहब से एक एक्सक्लूसिव खबर भी लेंगे कि जो दस्तावेजात लीक हुए हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, वो क्या है और क्या मोदी की हुकूमत को खतरा भी हो सकता है इस लीक के बाद। और आखिर में हम ये भी बात समझने की कोशिश करेंगे क्या आलमी ताकतें बिलखुसूस अमेरिका की इंटरवेंशन, क्योंकि सिलिकॉन वैली में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी, और लास्ट टाइम भी 2010 और उसके बाद का जो क्राइसिस था तो हमने यही अर्ज किया था कि हमारे पास तो यही है कि आपके सिलिकॉन वैली को अटैक कर देंगे। अगर आपने हमें अटैक किया तो इन रिटेलिएशन हम ये कर सकते हैं और ज्यादा पूरी दुनिया को ये एक कुरान में ले जाएगी। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जल साहब, पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जिस पिच पे मोदी ले गया है इस कहानी सारी को, उसको अब उसकी कंपल्शन बन जाएगी कि कुछ ना कुछ वो खुदाना खास्ता करे और कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करे? हमारी प्रिपेयर्डनेस तो है ही, हमने है, लेकिन डू यू थिंक कि ही कैन गो टू दैट? ये हमाकत वो करेगा अपनी सियासी मकासद के लिए? जल साहब, मैं ये समझता हूँ काजी साहब कि ये एक चैलेंज है अब मोदी के लिए, क्योंकि आज 10वां दिन है और अब इनके साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट में है, जैसे जनता दल पार्टी इनके कोलिशन में है और उनके लीडर चंद्रशेखर का आज बयान आया है और कोलिशन की वजह से ये लोग वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बीजेपी पार्टी की टोटल कोलिशन से मिला के इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और बीजेपी की 240 सीटें थी, तो 32 सीटों के साथ जो कोलिशन पार्टी के मिलकर ये वहाँ हुकूमत कर रहे हैं और जो अपोजिशन की जो सीटें हैं वो 235 हैं। तो ये सिर्फ 35 सीटों का 30-32 सीटों का फ़र्क है जिस पे हुकूमत कर रहे हैं। और इनके इत्तेहादी जनता दल, जैसे मैंने कहा, चंद्रशेखर ने आज बड़े सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, वो किधर हैं, अभी तक आप सबूत पेश नहीं कर रहे, और जो है मुसलमान अगर ये थे तो मुसलमान को कैसे मार सकता है। और फिर वो जब भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं तो इतना टाइम नहीं होता दहशतगर्दों के पास कि वो मज़हब चेक करके मारें कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, कौन है ये। तो ये कहाँ गए बंदे, और वो 26 जो बंदे मारे गए हैं उनका कोई सबूत आपने दिया? ये क्या आप कर रहे हैं अंदर से? तो मोदी बड़ा अंदर से प्रेशर में है, क्योंकि इनके साथ जो दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, जो उनका इत्तेहाद है, वो बड़े तेज़ तन सवाल कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा कि इसमें जो फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू हुआ है, वो कह रहे हैं आप पागल हो गए, क्या कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे, अगर उन्होंने एटम बम चला दिया, वो हमारे पे गिरेगा, अब हमें मारने के लिए तैयार हैं। और फिर इनके अंदर से जो इनके रिसेंटली रिटायर हुए थे आर्मी चीफ, उसका बयान जैसे आपने सुना होगा कि हम पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बड़े हाइप पे ले गया है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जो हमेशा की तरह जब भी इंडिया में कोई VVIP आता है या पाकिस्तान में आता है, जैसे 2000 में वहाँ बिल क्लिंटन आया और पाकिस्तान में 2019 मोहम्मद बिन सलमान आए, तो इन्होंने भी पुलवामा का जैसे पाकिस्तान में किया, और जब क्लिंटन वहाँ आया तो इन्होंने 36 सिख मार दिए थे। आई थिंक वो उसकी जो किताब अब लेटेस्ट आई है मैडलिन अल्ब्राइट की, जिसका प्रीफेस लिखा है। दो पहलू हैं, दो किस्म के पहलू इस वक्त सामने आए हुए हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने हैं। एक तो मोदी साहब जो है उन्होंने सारा कुछ जो है वो आर्मी पर छोड़ दिया है और उनको कहा है कि मुकाम और वक्त का तयन करें, और मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। उन्होंने रूस का दौरा करना था, वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया है और वो बिल्कुल अपना उनको जो है वो अपनी आर्मी को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे चुका है। दूसरी जानिब उनके मशीरों ने, जो खबर आ रही है, उसको मशवरा दिया है मोदी को कि ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो पहलगाम ड्रामा है ये इसका ड्राप सीन तकरीबन हो चुका है और पूरी दुनिया जो है वो कह रही है गैर जानबदार तहकीकात कराएं। तो अगर ये हो गई तो हम जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर हमला होता है तो मुल्क के अंदर से जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो भी उठ सकती हैं, चाइना भी फ़ायदा उठा सकता है। ये दो पहलू हैं। क्या मोदी फिर भी जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा या बाज रहेगा? मैं उससे पहले जो बात कर रहा था शायद साहब, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ कि वो जो किताब है उसका प्रीफेस लिखा है बिल क्लिंटन ने, और उसने कहा है कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया इन 2000 दोज 36 इनोसेंट सिख विच वर मर्डर्ड बाय इंडियन एजेंसीज माइट वुड हैव बीन अलाइव टुडे। तो ये करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस
और जहां तक आपका ये सवाल है कि मोदी ने अपने जो फील्ड कमांडरों को, ये को पागल ही कर सकता है। देखिए, अगर कोई सियासी रहनुमा अगर कैपेबल है तो कभी भी वो ऑपरेशनल कमांडरों को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी मर्जी के हदाफ सेलेक्ट करें और उस पर ऑपरेशन आप कर सकते हैं। जब आप फील्ड कमांडरों को, मैं खुद सीनियर फील्ड कमांडर रहा हूं, जब आप ऐसी हिदायत दे सकते हैं तो फील्ड कमांडर्स को एक ओपन चेक मिल जाता है और उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब हो सकता है फील्ड कमांडर ऐसे एक्शन करें कि हमारा पहला रिस्पॉन्स ही न्यूक्लियर आ जाए, तो फिर ये मोदी साहब क्या करेंगे? तो ये बड़े बेवकूफ़ हैं। मोदी जैसे आपको पता है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ऐसी फॉल्स डिग्रियां लेके इसको लोग बहुत बार पूछ चुके हैं कि आपकी भी क्या तालीम है, बताते हैं मैंने वहाँ से बीएससी किया या बीए किया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से पूछे कहते हैं हमसे नहीं किया। तो ये बिल्कुल हिंदुत्व की पॉलिसी, जैसे आपको पता है हिंदुत्व का मतलब है हिंदूनस, और ये हर चीज़ को हिंदूनस, हिंदू जो है जनरल साहब, ये बड़ी खबर है कि फील्ड कमांडर जो है वो ऐसी हमाकत कर सकते हैं जिसके मुकाबले में हमें फिर एटम भी चलाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या वो ऐसी हमाकत करेंगे? अगर वो ऐसी हमाकत करते हैं अमेरिका की जानिब या किसी और जानिब, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? देखें, मैं ऑप्शन से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं इनको समझा रहे हैं, इनके मोदी के गवर्नमेंट को बता रहे हैं। आपने एक प्रेस वीडियो देखा होगा रिलीज जो हुआ है कि जहां पे इन्होंने लोगों को ब्रीफ करना था, वहाँ सीनियर मिलिट्री कमांडर बैठे हुए थे, फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। वो इन्हें बता रहे हैं कि जी हम इसको पाकिस्तान से जंग करने की पोजीशन में नहीं है और हमारी सीरियस शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये उन्हें कह रहे हैं जंग करें। और अब जो खबर अगर आई है, अगर खबर सही है तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सियासी लीडर जो होता है वो फ्री चेक नहीं देता मिलिट्री कमांडर को। उसमें बड़े सिलेक्टिव तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर हदाफ सेलेक्ट किए जाते हैं और उसको कैसे करना वो भी डिस्कस होता है। तो अगर इन्होंने किया हाइपोथेटिकली, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा सख्त बताया हुआ है कि हमारा जवाब आपसे बढ़ के होगा और आपको बहुत बहुत तकलीफ देगा। जैसे आपने सुना कि वो 4 रफाल त्यारे उड़ के पाकिस्तान की सरहदों की तरफ परसों रात को आए, तो क्यों नहीं बॉर्डर क्रॉस किया, वहीं से फिर के वापस चलेगा? बिकॉज हम उनको देख रहे थे और उनके भी जो ऑन बोर्ड रडार लगे होते हैं, उन्होंने उससे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ स्क्रैम्बल हुआ है, पाकिस्तान के शाहीन हवाओं में है, अगर हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, तो वो वहीं से वापस चले गए। मेरा अपना ये ख्याल है मोदी शायद कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए करे, बट वो अपने जहाज़ों को पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने की उनमें हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने क्रॉस किया तो वापस उनका जो हशर होगा अभिनंदन से बुरा होगा। वो तो बेचारा बच गया था और चाय पी के चला गया, ये जो आएंगे ये इस काबिल नहीं होंगे और वापस तबूतों में जाएंगे। लेकिन सर, खबरें तो अभी भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस भी दिखाई जा रही हैं कि रफाल जो इंडिया का है वो हिट हुआ है, गिरा है, उसका मलबा भी दिखाया जा रहा है और पता नहीं इसमें सदाकत कितनी है कि मोदी को इसका इस्तेमाल दिलाया जा रहा है कि रफाल जो है पाकिस्तान ने हिट कर दिया है। अब इस खबरों में सदाकत का मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर इंडियन मीडिया जो है वो बाकायदा तौर पर ये चला रहा है कि रफाल जो है हिट हुआ है और उसका मलबा भी दिखाया जा रहा है। देखिए, हो सकता है ये खबर वगैरह जो है इस किस्म की ऐसे मौके पे आती रहती हैं और उसको वेरीफाई करना होगा। जहाँ तक इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई रफाल की और Su-30 जहाज़ों की, देखें रफाल इस 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो भी 4.5 जनरेशन का त्यारा है और उसके कंपैटिबल है। फिर इनके पास Su-30 आ जाते हैं और हमारे पास F-16 आते हैं। तो हमारा F-16 जो लेटेस्ट अपग्रेडेड है वो इन दोनों त्यारों से बेहतर है, उसकी स्पीड इनसे बेहतर है, उसकी एजिलिटी बेहतर है और उसकी जो है कॉम्बैट परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश्ड है। तो हमें जो हमारी एयरफोर्स जो है इनके साथ फुली कंपैटिबल है और ये जुर्रत नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को ललकारे। अगर ललकारे तो इनका हशर, जैसे मैंने कहा, जो पुलवामा का इंसिडेंट जैसे हुआ था जिसमें इनके 2 त्यारे भी हमने मारे और उसी कंफ्यूजन में इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी मार दिया था। तो इससे इस दफा अगर जुर्रत की तो उससे ज्यादा इन्हें शर्मनाक शिकस्त उठानी पड़ेगी। हमारे पास जो है वो हतफ भी है, अब्दाली है, गजनवी है, शाहीन है, गौरी है और अबाबील है, जो कि 2700 किलोमीटर तक जो है वो जा सकता है। अगर भारत जो है वो हमसे खुली जंग करता है या ऐसी जारहियत करता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर्स पर जो है इनको नस्ब कर सकता है या कर चुका है? तो यहाँ से दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक फिर हम हर शहर को निशाना, हर हदफ को निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, देखें हम इंडिया के किसी भी शहर को किसी वक्त भी निशाना बना सकते हैं और ये इंडिया को पता होता है।
अगर हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, हमारा देखिए हमारा जो जहाज़ है F-17 थंडर हमने खुद बनाया हुआ है। हमारा जो बैटल टैंक है अल खालिद 3 वो हमने खुद बनाया हुआ है। हमारी इंडिजिनस जो है कैपेबिलिटी वो हमारी इंडिजिनस है, हम सेल्फ रिलायंट मुल्क बना हुआ है। ना इनको टैंक खुद बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ना इनके पास जहाज मांगे ताकि की चीज़ें हैं। और दूसरा हमारे यहाँ देखिए 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की छोटी मोटी जो होती हैं डिफरेंसेस उन्होंने ख़त्म करके पाकिस्तानी फ़ौज के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। हमारे यहाँ यूनिटी बढ़ रही है, इंडिया में डिसयूनिटी बढ़ रही है। वहाँ डिवीजन हो रही है, डिसेंशन हो रही है, वहाँ अपोजिशन खुल के इनसे तेज वतन सवाल कर रही है, मोदी पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ आज़ादी के तरीके जोर पकड़ गई हैं। देखिए कश्मीरी इनसे अलहदा होना चाहते हैं। सिखों ने कहा है कि पंजाब के इलाके से हम दुश्मन के सप्लाई लाइनों को काट देंगे। अपने उन्होंने इंडियन फोर्सेस की अगर यहाँ से हमला पाकिस्तान पे किया, हम पाकिस्तानी फौजों के साथ हैं। और देखिए उन्होंने तराने नशर कर दिए जिनकी उनके बच्ची औरतें पाकिस्तान की हमायत में गाने नशर कर रही हैं। वहाँ तामिल इनसे अलहदा होना चाहते हैं। 7 ईस्टर्न स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम, नागा, मणिपुर है, वो इनसे अलग होना चाहते हैं। और तकरीबन छोटी बड़ी 150 वहाँ आज़ादी के तरीके चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडिया के जो हालात इस वक्त हैं, जब उनकी मिलिट्री उन्हें कह रही है कि हम पाकिस्तान से जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो वो जरूरत नहीं करेगा मेरा ख्याल है एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाने का। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू जारी है, बहुत अहम गुफ्तगू है और बड़ी बसीरत अफरोज भी है। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जलील साहब, मैं एक और डायमेंशन से हवाले से पूछना चाहता हूँ। ये तो है, अब देखे ना वहां अंदर तहरीकें शुरू हो सकती हैं, क्योंकि मोदी साहब ने जो ये सब कुछ किया है वो इसीलिए किया है। देखे ना, सारी तरक्की तो 2% में है। अदानी और जो अंबानी है वही तरक्की कर रहे हैं, वरना तो गुर्बत और इसकी जो जिल्लत है वो उधर भी देख लें, इधर भी देख लें। मगर सवाल मेरा ये है कि एक तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी जलील साहब है ना, वो देख रहे हैं कि न्यूक्लियर आर्म्ड है और इतना बड़ा 1-1.5-2 अरब आदमी यहाँ पे जो है वो रह रहा है, और यहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस पूरे ग्लोब को ले डूबेगा। डू यू थिंक यू फोरसी एनी इंटरवेंशन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई इंसान बनो मोदी साहब, अपने इलेक्शन जीतने के लिए 1.5 बिलियन लोगों को लुकमाए अजर ना बनाओ? जलील साहब देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की है। हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं नाताली बेकर, उनसे एक तफसीली बातचीत की हुई है। हम पाकिस्तान से कॉन्स्टली इन टच में हैं। पाकिस्तान जो है चाइना से लगातार राब्ते में है, हमारे सऊदी अरेबिया से राब्ते हैं, हम P5 कंट्री से राब्तों में हैं। और एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया है कि देखें, इल्ज़ाम मत लगाएं, खुद ही आप कंप्लेंट कर रहे हैं, इंडिया को कहा है, खुद ही आप जस्टिस बने हुए हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही चढ़ दौड़ने पे चढ़े हुए हैं। तो ये ऐसी बात इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती। तो राब्तों में तो हैं हम लोग। अब इसमें देखना यह है कि मोदी साहब जो है वो उनकी, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी कि इस तरह से एक वार हिस्ट्रिया क्रिएट करें और कश्मीर वैली में मुसलमानों को बहाना बना के उन पर और जो जबरो सितम वगैरह करे, और वो 85,000 जैसे रिपोर्टेड है 85,000 हिंदू ला के वहाँ बसा दिए गए हैं और उनको प्रॉपर्टीज़ वहाँ ख़रीद रहे हैं। और मुसलमानों को जो चीज़ें ज़मीनें लीज़ पे दी थी 90 साल की, वो कम करके 40 साल पे ले आए हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। मोदी पे एक बड़ा प्रेशर है, और जैसे शुरू में मैंने कहा कि वो इसके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस हद पाकिस्तान दुश्मन में जाने को तैयार है। और जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल राब्तों में है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस ओवरऑल सूरत हाल पे इंडिया एक फेस सेविंग ज़रूर चाहेगा, और वो फेस सेविंग मेरा अपना ख्याल है बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। और स्टैंड ऑफ वेपन जैसे होते हैं BVR मिसाइल वगैरह, वो शायद दूर रह के कोई गात फायर कर दें, जो पाकिस्तान में जैसे पहले गिरे थे और कबा मारा गया था, इस किस्म का करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी किस्म की सीरियस कार्रवाई की तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। जलील साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए इतना सवार है कि वो उन्होंने रूस का दौरा मनसूख कर दिया है। उन्होंने कहा मैं दौरे पर नहीं आता, मैं इस वक्त जंग करूंगा। इस तरह के माहौल जो है वो बनाया हुआ है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि भारत में जो अमीर लोग हैं
वो भारत छोड़ना शुरू हो गए हैं। वहाँ के जो अदाकार हैं उन्होंने भारत छोड़ना शुरू कर दिया है। वहाँ के ताजर बरादरी जो है वो भारत छोड़ रही है। वहाँ के सियासतदान बहुत से जो हैं वो भारत छोड़ने को तैयार हैं और वहाँ यूरोप और दीगर ममालिक में पनाह लेने को तैयार हैं। क्या इतना वहाँ पर उन्होंने जंगी माहौल क्रिएट कर दिया है कि इतना खौफ है भारत के अंदर कि वहाँ पर लोगों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया और दूसरी जानब जो है मोदी बाहर के दौरे मनसूख कर रहा है? देखिए, जैसे कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। तो मोदी काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बना चुका है अपनी आवाम को। मुंह में राम राम, बगल में छुरी रखी हुई है। दुनिया के सामने भी इनका चेहरा, भयानक चेहरा, दोगला चेहरा सामने आ गया है। जैसे आप कह रहे हैं, कनाडा में 3 सिख मारे और उनके वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा कि इंडिया ने किया हुआ है। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कनाडा में कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड है। फिर कतर में इनके लोगों को सजाएं हुई कि जासूसी कर रहे थे। अमेरिका में गुरुपतवंत सिंह मन्नू को इन्होंने मारने की कोशिश की, वहाँ अमेरिकी अदालतों में इनके खिलाफ मुकदमा है चल रहे। तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म दुनिया इनका जान चुकी है। और अगर इन्होंने गलती की, जैसे मैंने पहले कहा, तो हमारे लिए भी ये वक्त आ गया है कि हम हमारी कौम में और यकजहती का मुजाहरा करें और जैसे कश्मीर का इशू तमाम इंटरनेशनल फोरम पे और ज़ोर से हाईलाइट करें। और हमें इंडिया पे चढ़ के रहना होगा। अभी तक हम इन्हें जो दिखा रहे हैं काफ़ी हद तक वो एक रिएक्टिव मोड में है कि टिट फॉर टैट, हमें टिट फॉर टैट नहीं करना। साथ में एक गाइडेंस चाहता हूँ आपसे जनरल साहब। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि फेस सेविंग के लिए वो कोई ना कोई कार्रवाई या मिसाइल, क्या वो हमारी आबादियों को भी हिट कर सकता है, विच माइट रिजल्ट इन कैटास्ट्रॉफी? तो कि फेस सेविंग तो वो लग रहा है कि बाई एंड लार्ज लोग कह रहे हैं कि वो करेगा। ये फेस सेविंग कहां तक होगी, ये कब तक होगी या आबादियों तक आएगी? और आबादियों तक आती है तो इट में एस्केलेट। जनरल साहब बिल्कुल जी, अगर आबादियों तक आई इट विल एस्केलेट एंड इट विल वारंट एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। पाकिस्तान का है कन्वेंशन से लेके न्यूक्लियर रिस्पांस भी हो सकता है। अब मेरा देखें, हमारी जो जंगें इंडिया से हुई, मेन 1965 की जंग हुई, 71 की वॉर हुई, जो वो उस वक्त लीडर थे उन्होंने बड़ा एक्सेंट्रिटी का मुजाहरा किया। ना हमने उनकी आबादियों को हिट किया, ना उन्होंने हमारी आबादियों को हिट किया। ना हमने उनके वाटर रिजर्वायर को हिट किया, ना उन्होंने हमारे वाटर रिजर्वायर को हिट किया। सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज किया। तो बड़े तहम्मुल से और एक सैनिटी और समझ बूझ से जो है उस वक्त जो लीडर थे उन्होंने लड़ाई को सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद रखा। अब ये मोदी जो है एक पागल शख्स है और चाय बेचता बेचता ये बन गया है वजीर आजम। बट जैसे मैंने कहा कि हर कोई बेवकूफ अपनी बना सकता। अब दुनिया भी इसकी चालें समझ चुकी है और इंडिया के लोग भी इसकी चालें समझ चुके हैं। तो ये मोदी के लिए चैलेंज है कि वो किस हद तक फेस सेविंग करना चाहेगा। मेरा ख्याल है जो इस वक्त इंडिया की इंटरनल सिचुएशन है, जिस तरह से वहाँ डिसेंशन है, डिविजन बढ़ रही हैं, जैसे शाहिद साहब ने कहा लोग छोड़ रहे हैं, तो मोदी को बहुत बड़ी कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, एक और भी जनरल साहब, आज देखें, आज लेबर डे भी है मई और हम शिकागो के मजदूरों और शहीदों को जो है उनका दिन मनाते हैं। तो वहां पे अक्सर मैंने देखा है कि उनकी जो वर्किंग क्लास है वो बिल्कुल डिसएसोसिएट हो गई है। आपको याद होगा जनरल साहब कि तमाम बहुत बड़ी ट्रेड यूनियंस का वहां पे बड़ी तादाद में है और उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई सब पार्टियों से अलग होकर कहा है कि इनके लीडरों पर हमें कोई एतमाद नहीं है। और आज 25 करोड़ लोग वहां इस वक्त हड़ताल पर भी हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और बाई एंड लार्ज इसको मैं एक और सवाल को जोड़ दूं कि मैं एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था सोशल मीडिया पे। तो वो कहते हैं कि जितनी तरक्की है ये 2% के अंदर घूम रही है, जो 6-7% कह रहे हैं। बाकी 98% जो है वो बेचारे कख नहीं है उनके पास इंडिया में। तो डू यू सी कि इस तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, इस तरह के अगर एस्केलेट करती है और लोगों पर विपदा पड़ती है तो कोई मूवमेंट भी वहां बन सकती है इंडिया में? देखिए, इंडिया की जैसे मैंने कहा कि इनकी जो हुकूमत है उसको बड़ा सीरियस थ्रेट है। इनकी कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ 32 सीटों से पड़ी हुई है और जिस दिन पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो उससे अगले दिन ये बिहार में जाके इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, क्योंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर इस साल में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं और बिहार की 40 सीटें हैं इन लोकसभा में। तो 32 सीटों से तो इनकी सिर्फ हुकूमत कायम है। और अगर बिहार के सारे सीटें अगर लोग छोड़ के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाए तो इनकी हुकूमत टूट जाती है। तो इन्हें अपनी हुकूमत की भी फिक्र है, इनके साथ अवाम भी नहीं। और जंगें देखें कौमें लड़ती हैं,
फौज तो लड़ रही होती है, बट उनके पीछे अवाम की सपोर्ट होती है, और अगर अवाम की सपोर्ट खुद किसी फौज के साथ ना हो तो बहुत बड़ा झटका होता है। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के साथ एक मुकम्मल जंग करने की पोजीशन में है, और होपफुली जो है मेरी उम्मीद है कि जैसे इंडिया के अवाम है वो प्रेशर डालेंगे अपनी मौजूदा हुकूमत को, और किसी भी इस किस्म की गलत किस्म की हरकत से उनको बात रखने की कोशिश करेंगे। और उनको ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है, और हमने हमेशा कहा है कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है वो दिफाई नौइयत की है, हम कभी इंडिया पे हमला नहीं करेंगे। बट अगर इंडिया ने जरूरत की हम पे हमला करने की, तो हमारा जवाब जो है कन्वेंशन से न्यूक्लियर किसी किस्म की हम कर सकते हैं, और वो इंडिया से एक स्टेप बढ़ के होगा। नहीं जन साहब, हम तो लेकिन देखने में आया है कि भारत के अंदर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तहरीकें जो हैं वो देखने को मिली हैं। इतनी बड़ी तहरीकें जो हैं वो दुनिया के किसी जगह पर नहीं देखने को मिली जितनी भारत के अंदर जो तहरीकें पैदा हो गई हैं और हो चुकी हैं। किसान सड़कों पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, क्लियर सड़कों पर है, कश्मीरी नफरत करते हैं, सिख जो हैं वो नफरत करते हैं। वहाँ पर मणिपुर में जो है वो बहुत बड़ी तहरीक सामने आई है, बाकी मुल्क के अंदर आग लगी हुई है। तो और मैं यहाँ तक कि उनके जो आर्मी के जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियाँ बाहर भेजनी शुरू कर दी हैं। क्या उनको अंदरूनी खतरा है इतना बड़ा कि अंदर से जो है वो ये सारी तहरीकें फूट पड़ेंगी और भारत अंदर से टूटने का खदशा है? देखिए, ये सारी तमाम जो आपने खदशात जाहिर किए, इसके अलावा मैंने कुछ अपने इसमें आपसे बातचीत में आपको हाईलाइट किए हैं कि बाहर के इलेक्शन, कश्मीर में सिचुएशन, खालिस्तान की मूवमेंट और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जब भी कोई VVIP वहाँ आता है जैसे JD वाहिद साहब आए थे, तो इन तमाम चीज़ों ने मिला के इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, जब उसके एक मुल्क में हो तो वो उसको सूट नहीं करता कि वो वॉर पे जाए। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये मुनासिब मौका इंडिया के लिए नहीं है कि वो किसी किस्म की फुल स्केल वॉर पाकिस्तान के खिलाफ करे, और जैसे राब्ते अमेरिका वगैरह कर रहे हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे जो आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने बड़े शानदार तरीके से इसकी तस्वीर कशी की है सारे मंजरनामे की, मगर आपने जो ये बात कही कि बेटर सेंस प्रीवेल करेगी और ये इस तरह से ना करे, और मिलिट्री टारगेट्स को हमने माजी में एंगेज किया और आबादियों को हम बचाएं, हम ये चाहते हैं। और उस पर हम किसी अपने प्रोग्राम में नाज़रीन ये भी बात करेंगे कि जो मैशतें कहाँ खड़ी हैं, उसके बाद क्या होगा अगर ये जंग जो इस तरह से ब्लीड होते हैं हम जंगों में दोनों मुल्क, तो क्या हो सकता है। मगर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर होंगे, हम उनसे पूछेंगे राफेल के बारे में और उनका जो मिसाइल सिस्टम है, और हमारे पास जो हमारा डिफेंस है, ये बैलेंस ऑफ पावर क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो S-400 उनका मिसाइल सिस्टम है, गालबन रशिया से लिया उन्होंने, और राफेल हैं, हमारे पास JF थंडर है, तो इस बैलेंस ऑफ को आप कैसे देखते हैं और कितने प्रिपेयर्ड हैं हम? ज़ाहिर है वो एक मुल्क तो बड़ा है, उनकी माइट है, मगर हम भी जो है कम से कम एक स्मार्ट आर्मी और उस अपने रखते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा हमें बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं विज़ उनकी जो ताकत है। जनरल साहब देखें, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर हमें वाज़ेह बढ़तरी है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह पे मैं उन पे तो नहीं बात कर सकता। लेकिन दो शोबे तो ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं ना पब्लिक डोमेन में है, जिसका सारी आवाम को भी पता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 को उड़ाने का 42 साल से एक इंतहाई शानदार तजुर्बा है। ये वो जहाज़ हैं कि जिनमें हमने ऑपरेशनली भी उनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है। सोवियत और अफगान वॉर में आप जानते हैं हमने कोई 6 किल्स इसके साथ, और अभी पुलवामा या स्विफ्ट रिटॉर्ट का ऑपरेशन में भी 2 भारतीय जंगी जहाज़, और इनके अंदर मुसलसल अपग्रेड की वजह से आज भी ये इस काबिल हैं कि ये किसी भी बेहतरीन जहाज़ का जो कि इंडिया के पास है उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया के पास इसके मुकाबले में इस लेवल के जहाज़ तकरीबन निस्फ हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो जो राफेल हैं वो भी अभी चूंकि नए हैं तो अभी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के मराहल से गुजर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शदीद
यानी हकीकी वॉर के दबाव में उनके पायलट उनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि जो किसी भी फ़ज़ाई मार्के की सूरत में मैनिफेस्टेशन जिसकी हो सकती है, और दूसरा एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो हमारी तरबियत है, आई थिंक, जिसकी आलमी तौर पे भी हमेशा हमें पजीराई मिलती है, और सेकंड टू नन का जो टाइटल है वो इसीलिए है। सो ये दो एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि जो किसी भी वक्त प्ले करेंगे किसी भी फ़ज़ाई मौके के अंदर। बाकी आपने S-400 की बात की है, तो याद रखिए कि उसके जवाब में हमारे पास भी उसी किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमें उससे मतलब कोई इस लिहाज से कोई खदशा नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि राफेल उनके पास आए हैं अभी और उनको उड़ाने नहीं आते अभी तक, और इस हवाले से उन्होंने कल कोई थोड़ी सी जसारत की और उस पर जो है वो हमारे शाहीनों ने उनको भगा दिया। लेकिन जो हमारे पास J-10 जो तैयारे हैं, इनके बारे में बताइएगा कि ये भी 4.5 जनरेशन के बताया जाता है और इसमें राफेल से ज़्यादा जदीद तरीन ये तैयारे हैं और उनमें ज़्यादा सलाहियत है कि वो बहुत ज़्यादा वज़न और बहुत ज़्यादा जो एटॉमिक असला है वो भी ले जा सकते हैं। तो इनके बारे में बताइएगा कि हमारी कुव्वत इस हवाले से कैसी है। जी, जो आपने जिन J-10 का जिक्र किया हुआ है, यकीनन वो इंतहाई मौसर तैयारे हैं, आजकल के जदीद तरीन तैयारों में इनका शुमार होता है। और जो दो उनकी सबसे ख़ास खसूसियात हैं जो बहुत नुमायाँ हैं और जो वाज़ेह फ़र्क पैदा करती हैं, एक तो ये कि उनका रडार बहुत दूर तक देखने की सलाहियत रखता है, और दूसरी ये कि उनके पास हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं उन जहाज़ों के अंदर कि जिसकी रेंज दुश्मन के मुकाबले में ज़्यादा है। और आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास, जिसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं, कि इनकी रेंज कैसी है। जी अच्छा जन साहब, बिल्कुल ये तो हमारा मिलिट्री के हवाले से हमने पूछा, लेकिन जाहिर है वार स्ट्रेटजी में आपसे ज्यादा बेहतर कौन आदमी हमें बता सकता है। डू यू सी रियल एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट? आपको लग रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? आपका फौजी तजर्बा क्या कहता है? देखें, जब हम बीजेपी को देखते हैं, और बीजेपी के पीछे कौन है? RSS, एक दुनिया की सबसे बड़ी बुनियाद परस्त हिंदू तंजीम। तो इन्होंने किसी मंतिक या किसी मिलिट्री स्ट्रेटजी को तो फॉलो भी पहले भी नहीं किया था। जब 2019 की बात थी, उस वक्त भी इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इनको हजीमत उठानी पड़ी। तो किसी भी वक्त अब दुश्मन क्या कर सकता है ये तो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन अगर, जैसे मैंने कहा, कि अगर किसी भी जंगी हिकमत अमली को देखा जाए, किसी भी मंतिक को देखा जाए, तो उसके हिसाब से इंडिया को, मतलब उस लॉजिक के हिसाब से ये नहीं बनता कि वो किसी किस्म की जारजियत का इर्तिकाब करें, बिकॉज उसका जवाब बहुत सख्त होगा। इसके बारे में इंडियंस खुद ही ये बात करते हैं। अगर आपने उनके फोर्स मैगजीन के एडिटर परवीन सुहानी साहब को सुना हो, तो उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है। उन्होंने वार्न किया इंडियन ब्यूरोक्रेसी को, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को, इंडियन मिलिट्री लीडर्स को, कि आप किसी भी इस किस्म के किसी भी इक़दाम से बाज रहें। इसमें मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना जिस जीत का ख्वाब आप अपनी आवाम को दिखा रहे हैं वो किसी भी तरह मुमकिन है। इंडिया ने ये राफेल तैयारों के हवाले से ये कहा है कि राफेल तैयारे जो है वो फ्रांस से और भी उन्होंने कहा है कि और हमें चाहिए, और दूसरी जानब चीन हमारे साथ खड़ा है, और चीन जो है उनके पास 35 5th और 6th जनरेशन के तैयारे भी मौजूद हैं, तो फिर वो भी हम जो है वो हासिल करेंगे। तो ये जिद्दत जितनी भी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर जो जहाज़ों का है, उससे आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो अगर जिसारत करेगा, LOC पे करेगा या कहीं से भी, तो फिर 2019 वाली तारीख जो है वो दोबारा दोहराई जाएगी? जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि हम किसी और मुल्क पे बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लानर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, तीनों सर्विसेज की, उन्होंने इस एस्पेक्ट का कि हमें हमेशा अपने से एक बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। तो हमारे जो भी
वेपन्स की एक्विजिशन थी या उनके अपग्रेड्स का, अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया था। तो हम किसी भी किस्म के किसी भी मार्के में हम किसी और पे डिपेंड नहीं करते कि वो मदद आ गई तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। इंशाल्लाह हमारे पास जो है वही इस काबिल है कि उसी के साथ हम किसी भी किस्म की जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी आपने बात की कि इंडिया ने राफेल का ऑर्डर दे दिया, तो ये तो सालों साल लग जाते हैं। आप ऑर्डर देते हैं, चीज़ें आती हैं, एक्विजिशन करती हैं, और वो आप देखें कि अगले साल हो सकता है हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जहाज़ हमने इंडक्ट कर लिया हो। तो फ्यूचर का तो भी आने वाले दिनों में, हम तो अभी इस आने वाले दिन और हफ्तों की बात कर रहे हैं कि इसमें दोनों फोर्सेस के दरमियान में क्या तनासुब है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि खबरें आ रही हैं कि नॉर्दर्न कमांडर उन्होंने चेंज किया है, एयर मार्शल साहब को भी उसको भी तब्दील कर रहे हैं। फिर अभी आपने एक दिफाई जरीदे के एडिटर की बात की, देयर आर सम सीनियर वॉइसेस दैट ऑफ एंड ऑन हम बात सुनते रहते हैं। तो क्या ये ये एक जो बात यहाँ हुई कि फेस सेविंग के लिए मोदी साहब कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स का बहाना बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने वो उसको भी अपनी फतह में तब्दील करके मीडिया में बताया था जब ये कवा शवा मारा था। तो आप समझते हैं कि ये फेस सेविंग के लिए अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो इट में एस्केलेट इन ऑल आउट एंगेजमेंट? देखें, ये इस चीज़ पे मुनसर करता है कि वो किस किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत करते हैं। अब कार्रवाई की ऑप्शंस जो हैं वो एक्चुअली बहुत महदूद है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, जो कि अब खुद बेचारे कॉर्नर हो चुके हैं अपने, वो एक हाइपर नेशनलिस्ट जो मीडिया है उनका, वो उनको एक कोने में लेकर आ गया है। और उन्होंने जो दावा किया था कि मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाऊंगा और वो करूंगा, तो अब उस दावे को अमली जामा पहनाना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यानी कि अगर टेरिटोरियल उनकी ख्वाहिश है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो बड़े ख़तरनाक नताइज को जन्म लेगी। और आई एम श्योर जो इंडियन मिलिट्री कमांडर हैं, चाहे उनको जितनी भी वो हमने सुना है कि मोदी साहब ने मीटिंग के बाद उनको एक किस्म का ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ से ज़रूर गुरेज करेंगे। जहाँ तक बात आती है LOC की, तो हम सब जानते हैं कि वो कितनी दुश्वार इलाके हैं। उसमें तो एक नाला भी क्रॉस करना हो तो उसको भी हफ्तों लग जाती हैं, और फिर वहाँ पाक आर्मी जो मौजूद है और उनके सरों पे PF है, तो वो ऑप्शन भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जो इंडियन मीडिया चाह रहा है कि घंटों में उनको एक विक्ट्री सी नजर आए, तो वो तो एक बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है। नेवल साइड पे चले जाएं तो वो नाकाबंदी वगैरह तो हफ्तों लग जाते हैं, जो वो एपिटाइट जो उनकी है वो मुहैया नहीं हो सकेगी। सो जिस तरफ भी हम ऑप्शन को जाते हैं, उस ऑप्शन का जवाब गैर मुतनासिब भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा शदीद होगा। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है वो अपने अवाम को ये चीज़ें बताएं कि आप बगैर किसी शवाहिद के अगर एक मिलिट्री कैंपेन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन है उनकी अपनी। तो ये सोचने की बातें हैं। ये अभी तो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। ऑपरेशनल फ्रीडम ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर अपने कमांडरों को कहे कि यार अपनी मर्जी से जंग कर लो। व्हाट काइंड ऑफ इडियोसी इज दिस? और ये इसकी कोई प्रेसिडेंस है माजी में जनरल साहब? देखें, बात यह है कि ये तो सिर्फ एक मीडिया की रिपोर्ट की हुई चीज़ है, ठीक है ना। ये किसी सरकारी ज़राए से तो इस किस्म की खबर नहीं आई है। और ये आमतौर पे बड़ी जंगों में होता है जिसमें एक थिएटर्स बने हों और उसके अंदर थिएटर कमांडर्स हों, और वो कमांडर्स जो हैं वो टैक्टिकल, उनको एक फ्रीडम मिला होता है कि आप अपनी चीज़ों को, बिकॉज हर चीज़ को तो हर वक्त मॉनिटर नहीं होता। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन था अगर उन्होंने एक ऑल आउट वॉर का दिया होता और उसमें उन तीनों को उन्होंने एक फ्रीडम ऑपरेशनल लेवल का मुहैया किया होता। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपरेशनल फ्रीडम जैसा कि रिपोर्ट किया गया है उस तरह उनको दिया गया होगा। ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना और एक बड़ी खतरनाक बात है। जी मियां साहब। एयर मार्शल साहब, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की कि अगर वहाँ पर वायलेशन होती है तो फिर खुली जंग भी हो सकती है। अगर ऐसा जसारत करता है इंडिया, हमारा जो है वो समंदर में अगर वहाँ पर वायलेशन करता है, वहाँ पर जो है वो
बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें अब देखने में आता है कि हमारे पास रेंज जो है वो 2700 किलोमीटर की है, 2200 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर की है, 750 किलोमीटर की है, शाहीन है, अब्दाली है, गौरी है। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि खुली जंग होती है, तो हमारे निशाने पर तो फिर इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं और बहुत से ऐसे शहर हैं जो बेंगलोर तक जाते हैं, मास्टरिया तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, तो फिर वो भी तो हमारे निशाने पर होंगे। डेफिनेटली जी, ये तो इंडिया को समझने वाली बात है कि आप एक ऐसे मुल्क के खिलाफ किसी भी शौहद के बिना एक जर्जरियत का आप मुर्तकिब होने वाले हैं, जिसके पास इस किस्म के वेपन्स हैं जो आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो उनके मिलिट्री प्लानर्स, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इन पर्टिकुलर, उनके सोचने वाली बात है। और जो इंडियन मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को बताएं इन सब चीज़ों के बारे में कि किस किस्म का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उनको पहुंच सकता है। आजकल की तो जंगें ऐसी होती हैं कि जिसमें घंटों में और दिनों में ही आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, और बहुत सारी जो और चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़िंदगी रवां दवा रहती है, वो सब मफलूज होकर रह जाती हैं। तो जब जानते हैं कि दोनों मुल्कों के पास और खुसूसन पाकिस्तान के पास वो सब हथियार मौजूद हैं जो हमें हमेशा अपनी दफाई ज़रूरियात के तहत हासिल किए हैं, तो उसके बावजूद मीडिया के अंदर ये वाली एक फ्रेंजी क्रिएट करवाना, जिसके पीछे ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसके पीछे इनका फॉरेन ऑफिस है, जिसके पीछे रॉ है, ये एक गैर मंतकी सी बात है, और गैर मंतकी से ज़्यादा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। और कि साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें आप सर, मेरे पास कुछ दस्तावेजात आई हैं, आपने सबूतों की बात की, मैं उसी पर आता हूँ। मेरे पास कुछ दस्तावेजात मेरे सामने आई हैं। ये रॉ की दस्तावेजात हैं जो कि टेलीग्राफ जो ऐप है उससे लीक हुई हैं। सबूतों की जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से इसका अनुमान है PSY ऑप्स। इन्होंने इसमें लिखा है कि वाक़े का बयानिया यूं मुरतब करना है कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस वाक़े को उबारने के लिए ये वक्त बहुत अहम है और मीडिया के असासों को 36 और 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रक करना है। दस्तावेजात सर कहती हैं कि ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाएगी और सियाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने ख़ास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धांधली वीडियो की मदद से वाक़े की तस्वीर और दोबारा बनाई जाएंगी और उसमें लिखा गया है कि मरकज़ी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो मुंतखब किए, एक पहलगाम का और दूसरा शोपियाँ का। ये दोनों पर जो है वो कार्रवाई होनी थी, उन्होंने एक पर की। ये सारी दस्तावेजात सामने आ चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कि इस दस्तावेजात सामने आने के बाद, लीक होने के बाद, भारत के पास कोई ऐसा जवाज़ रह गया है कि वो गैर जानबदाराना तहकीकात से भागे? देखें, गैर जानबदाराना तहकीकात से भारत क्यों भागता है? पहले तो ये सवाल है कि पाकिस्तान ने उसको एक एक्सेलेंट ऑफर की थी, उससे ज़्यादा ओपन ऑफर तो किसी को की नहीं जा सकती कि यार आप गैर जानबदाराना माहिर ले आइए, आप हमें ना इन्वॉल्व कीजिए, वो खुद ही देख लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इंडिया इसलिए नहीं मान रहा था। ये जो सारा आपने पढ़ के सुनाया ना, इसकी हकीकत ये है कि अगर कोई गैर जानबदार आ जाते हैं माहिर, तो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तो उसकी जो जिस पे उन्होंने इमारत खड़ी की है वो तो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिससे वो खौफजदा हैं वो ये है कि किसी भी गैर जानबदाराना तहकीक और जब वो माहिर जाएंगे उन जगहों पे, उनको ये एहसास होगा और वो फ़ौरन फाइंड आउट कर लेंगे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर एक मज़ाहमती तहरीक भी चल रही है। और वो तहरीक क्यों है? वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जुल्म सितम की वजह से है। इंडियंस ये बात जो है ये दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और ये तहरीकें जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने अखबार में आती रहती हैं, उनके अपने मुबस्सिर कहते रहते हैं। और सिर्फ ये जम्मू और कश्मीर तक नहीं है, इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी यही चीज़ें चल रही हैं। अब जल साहब, एक बात मैं माफी चाहता हूँ, वक्त का कमी, आपने हमें हमारी रहनुमाई फरमाई।
वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। नाजरीन, हमने बड़ा अंदर जाके इस क्योंकि ये मुश्किल वक्त है हमारे लिए, वैसे हमारे लिए तो हमेशा ही मुश्किल वक्त रहा है वतन अजीज में, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मगर सवाल ये है कि ये 40 बिहार की सीटें कितनी अहम है और मोदी साहब किस तरह चक्कर दे, यानी आगे लगाया हुआ है सारे इंडिया को, अपोजिशन भी इतनी उनको, ये बड़ा अच्छा आजमूदा फार्मूला है उनका। और जो मीडिया पर वो करते हैं वो तो एक ऐसा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है कि रहे नाम अल्लाह का। ये था हमारा आज का शो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।